इस क्लास में सबका वेलकम है, आप सबका है ना। आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास 11। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, मैंने आपको टर्म्स बता दिए, अकाउंटिंग क्या होती है सब बता दिया है ना। अभी हमारा कुछ पॉइंट रहता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, जैसे IFRS क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सब की वीडियो नहीं बनाएंगे अभी। अभी जैसे ही टाइम लगता है उसकी वीडियो बना के मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स की भी डाल दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के जो बेस होते हैं, जिसके बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, मेनली जो बेसिस है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो कितने टाइप की है, 2 टाइप की। दो तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, दो तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं कैश बेसिस, यानी कैश, कुछ लोग लेते हैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी वो अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, कैश के बेस पे। ठीक है, कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल बेस पे। एक्रूअल बेस पे किस बेस पे करते हैं, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल को मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जा सकता है, मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हो गया कैश बेस, दूसरा हो गया एक्रूअल। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। एक्रूअल का अदर नेम है मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब कोई बिजनेस ऐसा कर रहा है जहां पे सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है, कैश ही आता है, कैश ही आता है, वहां पे उधार का यानी ऑन क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं होता है, तो वहां पे वो लोग कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर को कई बार उधार देता भी है, उधार लेता भी है, कुछ पेमेंट रोक भी लेता है। तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि हम कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज करें, क्योंकि वहां पे अगर हम कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है, जो रियल प्रॉफिट है ईयर का, वो हमें डिस्क्लोज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। द अदर नेम इज मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज करता है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग का मीन्स है कि हम केवल जो रिकॉर्डिंग करेंगे, केवल कब करेंगे, जब कैश रिसीव होगा। ठीक है, और जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जब कैश रिसीव होगा तब रिकॉर्डिंग करेंगे, या जब सीधे कैश की पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्डिंग करेंगे। बात समझ आ गई। यानी अगर कैश में मिल गया है, कभी का भी कैश है, हम इससे कोई मतलब नहीं कि कब का कैश है, बस कैश के मिलने से मतलब है। अगर हम कैश मिल गया है तो हमारी इनकम है, कैश पेड करा है तो एक्सपेंसेस है। जो हमारे इनकम है, जो कैश इनकम है, उसमें से कैश एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो माना जाता है कि हमारा प्रॉफिट है या हमारा लॉस है। ठीक है, इसका मीन्स यहां पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने पहले बताया था आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इन सबको यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इन सबको ना तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, ना ही यहाँ पे, है ना। इसका मीन्स हम इसके लिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। केवल हम कब एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट इस तरह की नहीं होती है। अगर आपने कोई खर्चा पहले कर दिया है या बाद में करा है, तो यहाँ पे हम इस तरह की कोई एडजस्टमेंट शो नहीं करते हैं कि ये खर्चा आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, इस तरह की हम यहाँ पर कोई भी इनकम, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, जबकि यही सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम यहाँ पर सब तरह की एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कैश बेस है, चाहे वो इनकम की है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, चाहे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की है, चाहे एक एक्रूड इनकम की है। यहाँ तो हमारे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई कि पहले मिल गई, इसका मींस आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको पहले मिल गया। एक होती है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसका मतलब है कि आपने इनकम को कमा तो लिया है लेकिन अभी आपको नहीं मिला, यानी अर्न इनकम के नाम से, तो उसकी भी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, जबकि यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट होती है। क्लियर हो गई थी बात।
कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में और एक्रुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस जो है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं केवल वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो कैश में हुई होती है। इसका मीन्स अगर कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश में खर्चा होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अब वो कैश लास्ट ईयर का है, इस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे हमारे इस तरह के एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, ना सेलिंग एक्सपेंसेस का, ना प्रीपेड का, ना रिसीव्ड इन एडवांस का, ना एक्रूड इनकम का। हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। केवल देखना है इस अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश आया टोटल कैश में से। यानी हमें करना क्या है, इसमें हमें प्रॉफिट निकालना कैसे है, टोटल कैश रिसीव्ड, जितना कैश रिसीव्ड हुआ उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कैश पेड, जितना भी पेड करा है वो सब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इजी तो है, ये मेथड बहुत इजी है, इजीली आप सब कर लेंगे कि भाई इतना कैश आया, इतना गया, हमने माइनस कर दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां भी, तो इसकी मेरिट्स होगी कि हमारा इससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि मैंने बताया अकाउंटिंग ईयर लास्ट ईयर का भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है ना, लास्ट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो हो सकता है हमें कोई इनकम एडवांस में मिल गई तो हमने तो इसमें ऐड कर ली, जबकि वो इस ईयर की इनकम थी नहीं और हम नेक्स्ट ईयर में माइनस करें, तो हो सकता है इस ईयर के प्रॉफिट तो हमने ज्यादा दिखा दिए और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट कम आ जाए। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। जब हम कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो इसकी ड्रॉबैक क्या है, यही इसकी ड्रॉबैक है कि जो रियल में प्रॉफिट है ये उसको शो नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करते हैं एक्रुअल या मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमें कैश से कोई लेना देना नहीं। कैश आया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है। लेकिन अगर हमने कोई गुड सेल करा है, कोई खर्चा करा है, वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर करा है, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्लोज होता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और क्लोज होता है वो 31 मार्च को। तो ये 12 मंथ्स का जो पीरियड है, इस 12 मंथ में आपने जो एक्सपेंसेस करे हैं, जो इनकम हुई है, उन दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब वो इनकम जो हुई है, आपने कमा तो लिया लेकिन नहीं मिला तो भी आप उसे ऐड करेंगे। इनकम नहीं कमाई है आपने ऐड कर लिया तो माइनस करेंगे। ठीक है ना, कोई भी खर्चा आपने कर तो दिया है लेकिन अभी पेमेंट करनी बाकी है तो भी आप उसे शो करेंगे। यानी इसमें जो क्रेडिट पे आपने काम करा है, जो उधार काम करा है, उस उधार को भी आप इसमें ऐड और लेस एज अ केस में भी वो करेंगे। इसका मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम, यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट होंगी। उसके बाद जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैलकुलेट यहाँ से होगा। क्लियर हो गया? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल और मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस क्या है? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें टोटल कैश लेना है कि पूरे साल में कैश कितना आया, कितना कैश हमें पे करा, उन दोनों का डिफरेंस निकालने के हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। जबकि एक्रुअल और मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें कैश से कोई मतलब नहीं है, बल्कि पूरे ईयर में आपने कितना खर्चा करा है, चाहे वो आपने दे दिया है चाहे वो ड्यू है। ऐसी इनकम चाहे आपने मिल गई है चाहे वो ड्यू है, उन सब को लिया जाता है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे ईयर के, चाहे आपने कर दिए हैं या करने बाकी है, वो सब माइनस करे जाएंगे। इसका मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो भी इसके अंदर ऐड करी जाएंगी, तब आपका प्रॉफिट और लॉस जो एक्चुअल होगा वो कैलकुलेट होकर यहाँ से आएगा। यानी ये आपको रियल पोजीशन दिखाएगा। अभी यूज कौन करते हैं? मैंने कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, कौन यूज कर सकता है? जैसे डॉक्टर्स हो गए, भाई आप डॉक्टर्स के जाते हो, क्या वहां पे क्रेडिट पे काम चलता है? नहीं चलता ना, फीस देकर आते हो। अगर आपका पेशेंट जाएगा देखेगा तो तुरंत आपसे फीस ले लेगा। लॉयर है, क्या वो उधार काम करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस है, क्या वो उधार काम करेगा? नहीं करेगा। कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो उधार काम करेगा? आपसे फीस लेगा तभी आपकी रिटर्न फाइल करेगा या आपका काम करेगा। तो ये लोग कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग को इजीली यूज कर सकते हैं और इनका प्रॉफिट सही भी आएगा, क्योंकि ये कैश पे ही काम करते हैं, ये क्रेडिट पे काम करते ही नहीं है। तो यहाँ पे कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग ये लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, कोई ट्रेडिंग कंपनी है, तो वो उधार सामान खरीदती भी है, बेचती भी है। कुछ वर्कर्स का पैसा दे भी देती है, कुछ वर्कर्स का रोक भी लेती है, कुछ लोगों को जरूरत होती है तो वो एडवांस भी दे देती है। तो वहां पे वो इस मेथड से सही रियल प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकती, तो उसको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? वहां पे
एक्चुअल यानी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग आपको उसे यूज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? देखिए बात करते हैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग की। मैंने आपको बता दिया कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और एक्चुअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन जिसको मीनिंग लिखना है वो लिख सकता है इजीली ताकि उसे हमेशा याद रहे। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ सिस्टम इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये वो सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश मिलेगा तब रिकॉर्ड करा जाएगा या जब आप कैश पे करेंगे तब रिकॉर्ड करा जाएगा। It is a system in cash base of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or cash is paid. जब कैश रिसीव होगा तब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या जब आप कैश पे करेंगे तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब जो डिफरेंस होगा द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीव्स एंड टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रिसीव्स कौन सी? टोटल कैश रिसीव्स। बल्कि यहाँ पे वर्ड लिख लीजिए टोटल कैश रिसीव्स में से जो भी टोटल कैश एक्सपेंसेस होंगे यानी नॉट क्रेडिट। क्रेडिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर कैश रिसीप्ट से कैश एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा बिजनेस का फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? Means cash base of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. The difference between total cash receipts and total cash expenses represent profit or loss. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑफ अ बिजनेस का फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी से क्लोज होता है 31 दिसंबर को। और अभी क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मेनली जो सारे अकाउंट्स बनते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही बनते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा जब तक कि स्पेशली क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर ना गिवन हो। ठीक है? अब जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है 12th में चैप्टर है एमपीओ का तो उसमें क्लियर होगा लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीओ यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है जिसका पर्पस सोसाइटी की सेवा करना होता है सोसाइटी को सर्व करना होता है। जैसे कोई क्लब्स हो गए स्कूल्स हो गए कॉलेजेस हो गए हॉस्पिटल्स हो गए तो माना जाता है कि इनका पर्पस क्या होता है और जो भी सोसाइटी है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं तो ये अपना एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी कैश रिसीप्ट और सारी कैश पेमेंट आती है। कोई उधार नहीं होता है कोई क्रेडिट नहीं होता। जितना कैश मिलेगा केवल वो ऐड होगा रिसीप्ट साइड में जितनी भी कैश पेमेंट जाएगी वो ऐड होगी पेमेंट साइड में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये एग्जांपल है किसका? अकाउंटिंग ऑन कैश बेस। इन अकाउंटिंग ऑन कैश बेस का एग्जांपल आता है तो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख सकते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेड बाय एन एनपीओ यानी नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? आगे मैं पहले बता चुकी हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए एक्रूड इनकम हो गई और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। इनका कोई भी पार्ट नहीं है। ये कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में कहीं भी इनका कोई रोल प्ले नहीं करना होता है। यानी कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको इग्नोर करना है कहीं भी इनकम रिसीव्ड एडवांस है आपको इग्नोर करना है। आपको इनको लेना ही नहीं है इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन कैश आया है तो ऐड करना है कैश गया है तो माइनस करना है। ठीक है? चाहे वो इससे आया है चाहे वो इससे आया है चाहे वो पहले से है। क्लियर हो गई बात? यानी इनकी एडजस्टमेंट आपको नहीं शो करनी है। ऐसा नहीं दिखाना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको केवल टोटल कैश से मतलब है और टोटल एक्सपेंसेस से मतलब है। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं फटाफट से ताकि आपको लर्न भी हो जाए साथ साथ में। ये कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ सिस्टम। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। The difference between total cash receipts and total cash expenses represent a profit and loss of a business for an accounting period. Receipts and payment account prepared in case of not for profit organizations such as club, schools, hospitals, charitable society, charitable institution is an example of accounting on cash basis. Outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance are not a part of cash base of accounting.
एक एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अभी जो बच्चे आए हैं 11th में और जब उनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है टर्म्स में। टर्म्स की बात करते हुए टर्म्स में एग्जांपल आ जाते हैं करने के लिए क्वेश्चन, या फिर डिफरेंस आ जाता है कि कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। मींस एक क्वेश्चन थ्योरी का न्यूमेरिकल मिलेगा जरूर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कैसे कर लेना, 2 क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फाइनेंशियल ईयर है 21-22, 21-22, एक ही कैश सेल थी 3,90,000 की, क्रेडिट सेल है 1,60,000 की, 3,90,000 गुड सेल करा कैश में, 1,60,000 का गुड सेल करा उधार। उसके एक्सपेंसेस हैं टोटल 2,70,000 के, जिसमें से 80,000 पे करना बाकी है। टोटल खर्चे हुए 2,70,000, लेकिन पे नहीं करे, 80,000 रुपए भी बाकी है, यानी 80,000 रुपए का उधार है उसके ऊपर, अभी वो पे कर देगा बाद में। आपको एक ही इनकम निकालनी है फॉर 2021-22 फॉलोइंग द कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको एक ही इनकम कैलकुलेट करनी है। मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ, ये फिर मैं करा देती हूँ। चलो, जिसको नोट करना है पूछिए, तो वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना आप लोग। टर्म्स वगैरह क्या होती हैं ये सब मैं आपको पहली क्लास में दे चुकी हूँ, आप उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा उन वीडियोस को भी, क्योंकि हेल्पफुल रहेंगी। जब भी मैं काउंटिंग करेंगे आगे तक तो सारी टर्म्स आपको यूज होंगी, तो उसके लिए पहले वाली जो वीडियोस है वो सारे आप देख लेना। आगे वीडियोस, इस तरह की वीडियोस लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाले वो आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने नए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स 11th में हैं या आ रहे हैं, उनके साथ आप इसे शेयर करें ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं हम। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021-22 ए के पास कैश सेल थी 3,90,000, हमें क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022। अब आपको ध्यान रखना है कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, कैश बेस मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, कैश बेस। तो केवल कैश वाले आइटम को लेना है और सबको में इग्नोर करना है। तो कैश में देखते हैं, जो कैश सेल 3,90,000 की, क्रेडिट सेल 160 है, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल को लेना ही नहीं है, केवल हम कौन से लेंगे, कैश सेल्स। क्या लेंगे, कैश सेल्स। एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, डिफरेंस बिटवीन द टोटल कैश रिसिप्ट, तो टोटल कैश रिसिप्ट हो गई कितनी, 3,90,000। डिफरेंस बिटवीन द टोटल कैश रिसिप्ट एंड टोटल कैश पेमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल कैश रिसिप्ट हमने डाल दी, अब कैश पेमेंट लेस कैश एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितने, टोटल एक्सपेंसेस हैं 2,70,000 के टोटल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन अभी भी 80,000 पे करना बाकी है, यानी 80,000 रुपए के खर्चे आपने पे नहीं करे। तो खर्चे कितने पे करें, 270 माइनस 80 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,90,000 के आपने जो एक्सपेंसेस है वो कर दिए। समझ में आ गई बात, कितने खर्चे लिए, कैश कितने दिए, कैश एक्सपेंस कितना करा है, 1,90,000 का करा तो 2,70,000 का, लेकिन 80,000 तो भी पे करना बाकी है, स्टिल टू बी पेड, तो भी पे करोगे, पे नहीं करें अभी, तो अभी खर्चा कितना करा है, 1,90,000 का। टोटल कैश रिसीप्ट हो गई, टोटल कैश एक्सपेंस हो गई, डिफरेंस आया 2 लाख का। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपको, 2 लाख। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। If expenses are greater than income, then there will be loss. यहाँ पर जो कैश रिसीप्ट्स है वो ग्रेटर देन है कैश एक्सपेंसेस, तो देयर विल बी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख रुपीस का। क्लियर होगी। अब अगर मैं एक बात करूं, इसी क्वेश्चन को मैं एक्चुअल मेथड से बताऊंगा, अभी एक्चुअल बताऊंगी आपको नेक्स्ट में। फिर भी अगर हम इसे एक्चुअल बेस से करें तो क्या होगा, एक्चुअल बेस से मैंने आपको बताया टोटल कैश रिसीप्ट्स भी आती हैं और क्रेडिट सेल भी आती है। तो यहाँ पर जो टोटल रिसीप्ट्स होंगी, ये जो टोटल इनकम होगी, टोटल सेल्स आएगी, कितनी आएगी, दोनों मिला के आएगी। 3,90,000 की तो कैश सेल है वो तो आएगी,
प्लस 1,60,000 की सेल भी यहाँ पर आ जाएगी। टोटल कितनी आ जाएगी? 5,50,000 की यहाँ पर सेल आ जाएगी। 6 + 9 15, कैरी करा 1, 4 + 1 15, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5,50,000 की टोटल सेल आ जाएगी। अब ऐसे यहाँ से टोटल कैश नहीं लिख रही है आपने, टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर हुए वो माइनस करें। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? 2,70,000 के हुए। 18,000 अभी पे नहीं करे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पे तो हमें करने इस साल के खर्चे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस 2,70,000 हम यहाँ पर पे कर देंगे। तो डिफरेंस आएगा ना, 50 - 7 8, 3 - 2 4 - 2 2, 2,80,000 का प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा है। प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्चुअल बेस पर हो गया और ये कैश बेस पर हो गया, ये वाला क्वेश्चन। यानी एक्चुअल बेस में टोटल कैश सेल के साथ हमें क्रेडिट सेल भी लेनी है, जबकि कैश बेस में हमें केवल कैश सेल लेनी है। दूसरी बात, इसमें केवल कैश एक्सपेंसेस लेते हैं, जबकि इसमें जो हमें पे करने हैं, खर्चे तो है ना इस साल के, तो वो भी हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक्चुअल बेस है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो एक्चुअल, जैसे मैंने अभी कैश बेस का बताया आपको मीनिंग बताया, ऐसे एक्चुअल का मीनिंग करा दूंगी मैं आपको। दोनों में डिफरेंस करा दूंगी, एक्चुअल बेस में कैश बेस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और एक दो एग्जांपल्स हम और कर लेंगे दोनों की इलस्ट्रेशन से, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे ही वीडियो डलेगी वैसे ही आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।